थे कि हॉलो स्फीयर अगर हो और आर का वैल्यू जब ग्रेटर देन कैपिटल आर हो, मतलब स्फीयर के रेडियस से बड़ा डिस्टेंस लें, बाहर का पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। वही अगर सरफेस पे देखें तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, यानी आर का वैल्यू जब कैपिटल आर होगा तब फॉर्मूला आया था 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। वही अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आर लेस देन कैपिटल आर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर के केस में जीरो था। अगर बात करें सॉलिड स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जब आर ग्रेटर देन कैपिटल आर हो तब 1/4πε0 Q बाई आर स्क्वायर था। देखो स्मॉल आर का स्क्वायर करेंगे। और यही अगर सरफेस पर बात करें जब आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम आता था 1/4πε0 Q बाई कैपिटल आर का स्क्वायर। यही आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना आकर के कितना आता था, तो 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का Q इंटू स्मॉल आर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको याद होगा। अब आगे हम लोग काम करते हैं, तो ठीक है यहाँ तक लिखिए। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़े थे कि लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया था, स्ट्रेट वायर। तो हम लोग बोले थे क्या कि यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो आया था, है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा था, तो λ/2πε0 इंटू आर। अब देखो अगर हॉलो सिलेंडर हो तो उसके केस में आर का वैल्यू जब ग्रेटर देन कैपिटल आर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, तो λ/2πε0 आर। अब यही अगर सरफेस पर बात करें सिलेंडर के सरफेस पे, यानी आर का वैल्यू जब कैपिटल आर होगा तब λ/2πε0 कैपिटल आर हो जाए। यही बात अगर इन साइड में करें, आर लेस देन कैपिटल आर तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता था। अब बात करें अगर हम सॉलिड सिलेंडर तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर का वैल्यू जब ग्रेटर देन कैपिटल आर हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड आया था रो डिवाइडेड बाई 2ε0 आर इंटू आर स्क्वायर, यही आया था। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा कब, जब आर का वैल्यू कैपिटल आर के इक्वल होगा। और कितना होगा, तो रो इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ε0 कैपिटल आर करेंगे तो ये हो जाएगा रो इंटू आर डिवाइडेड बाई 2ε0। अब आर का वैल्यू जब लेस देन कैपिटल आर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो है वो रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2ε0 आया था। तो उम्मीद है ये भी आप सीख गए। अब देखिए इसी में इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना आया था, वो भी देखिए। इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डी डिस्टेंस पे आया था, है ना, सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था σ/2ε0। यही अगर इनफाइनाइट प्लेन शीट के कारण σ/2ε0 आया था, और यही अगर मतलब प्लेट ना हो करके अगर सीट हो, ठीक ना, सीट कैसा होगा भाई, तो जाहिर है सीट कुछ ऐसा होगा। सीट कुछ ऐसा होगा तो इसमें दोनों तरफ चार्ज होता था, तो दोनों तरफ अगर चार्ज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू σ/ε0 होगा। तो जब एक तरफ चार्ज होगा तब σ/2ε0, दोनों तरफ चार्ज होगा तो σ/ε0। तो यहाँ तक हम लोग सीख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो मेमोरी मैप हुआ, अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करो। तो देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन लिखने जा रहे हैं। कह रहा है
two identical conducting plates X and Y are placed parallel to each other, plus Q charge is given to plate X and minus Q charge is given to plate Y. करा फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है चार्ज ऑन इनर एंड आउटर सरफेस of both the plates. देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर एंड आउटर सरफेस of both plates. और थर्ड क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू प्लेट्स। तो देखो ये तो हम लोग क्वेश्चन लिख लिए, अब क्वेश्चन आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आंसर इसका बना। तो देखिए दोस्तों, दो प्लेट है, ये प्लेट है X और ये प्लेट है Y, ठीक है, ये है X और ये है Y। इसको प्लस Q चार्ज दिया गया है और इसको माइनस Q चार्ज दिया गया है। अब देखो चूंकि दोनों कंडक्टिंग प्लेट है तो चार्ज जो होगा वो दोनों तरफ, सरफेस के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ये प्लेट है तो इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो ध्यान से देखिएगा। जैसे X प्लेट को कितना चार्ज मिला है, प्लस Q, तो ये जो प्लस Q है वो दोनों सरफेस पे हाफ हाफ बढ़ जाएगा, यानी प्लस Q/2 प्लस Q/2। अब चलो, इंडक्शन के कारण ये जो प्लस Q/2 है इसके सामने माइनस Q/2 हो जाएगा और इधर प्लस Q/2 होगा। देखो अभी माइनस Q का काम नहीं किए हैं, अभी इसी का काम किए हैं। जब इसका काम करेंगे तो माइनस Q इसको मिला है तो ये भी हाफ हाफ बढ़ जाएगा, यानी इधर माइनस Q/2, इधर भी माइनस Q/2। इंडक्शन के कारण यहाँ प्लस Q/2 और यहाँ माइनस Q/2। ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, ये सरफेस 3 है और ये सरफेस 4 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑन सरफेस 1 क्या होगा, तो देखो तो 1 में प्लस Q/2 माइनस Q/2 मिल करके कितना हो जाएगा, 0। प्लस Q/2 माइनस Q/2 मिल करके 0 हो गया। उसी तरह से चार्ज ऑन सरफेस 2 क्या होगा, तो प्लस Q/2 प्लस Q/2, तो प्लस Q/2 और प्लस Q/2 मिल करके Q हो जाएगा। उसी तरह से चार्ज ऑन सरफेस 3 क्या होगा, तो माइनस Q/2 माइनस Q/2 माइनस Q/2 माइनस Q/2 मिल करके माइनस Q हो जाएगा। उसी तरह से चार्ज ऑन सरफेस 4 क्या होगा, तो प्लस Q/2 माइनस Q/2 प्लस Q/2 माइनस Q/2 मिल करके ये तो 0 हो जाएगा। उम्मीद है चार्ज समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस
1 and 4 will be 0, will be 0, यानी 1 और 4 के कारण 1 पे टोटल चार्ज 0 है, 4 पे भी टोटल चार्ज 0 है। तो जब चार्ज ही 0 है सरफेस पे, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी क्या होगा, 0 होगा। लेकिन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस 2 क्या होगा, तो बोलेंगे क्या कि इस पर टोटल चार्ज कितना है, तो Q, तो Q बाई ए, ठीक ना। प्लेट का एरिया ए है, ए जो है एरिया ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ द प्लेट, तो ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा यानी सिग्मा, इसको 2 बोल दें, तो Q बाई ए होगा। और उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखो यहाँ पे लिख रहे हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस 3 क्या होगा, सरफेस 3 क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पे 2 सरफेस के बारे में बोले हैं, तो सिग्मा 3 इसको बोल देते हैं। तो इस पर देखो तो कितना चार्ज है, तो माइनस क्यू, तो माइनस क्यू बाई ए, माइनस क्यू बाई ए। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो यहाँ तक आप लिखिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट्स क्या होगा। तो पहले हम लोग ये सोचते हैं कि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर हम इसको ए बोले, इसको बी बोले और इसको सी बोले, तो ए और बी पे पहले देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो देखो इस पर तो कोई चार्ज है नहीं और इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, ये तो चार्ज 0 हो गया ना, 1 और 4 पे चार्ज 0 है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। तो इस पे प्लस क्यू है, इस पे माइनस क्यू है। तो अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, तो सोचो तो यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रखेंगे, तो क्या होगा, ये माइनस क्यू क्या करेगा, तो ये माइनस क्यू क्या करेगा, तो इधर अट्रैक्ट करेगा। ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू क्या करेगा, तो रिपेल करेगा। समझना, जो सरफेस 3 है उस पर माइनस क्यू है और सरफेस 2 पे प्लस क्यू है, तो ये जो माइनस क्यू है वो तो अट्रैक्ट करेगा, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देगा E3, ये E2 जो है वो इधर होगा। अब बोलेंगे E2 हो चाहे E3 हो, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सोचो, एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर है और एक सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इधर है, तो इधर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। और सेम बात यहाँ के लिए भी बोलेंगे, बी पॉइंट के लिए भी बोलेंगे कि जो E3 है वो इधर है और E2 जो है वो इधर है, और दोनों का वैल्यू चूंकि सेम है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम लोग पॉइंट सी के लिए, और पॉइंट सी इन बिटवीन, तो यहाँ पे किसी टेस्ट चार्ज को रखो, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, तो अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, तो रिपेल करेगा। तो सोचो तो E2 भी इधर हो गया और E3 भी इधर हो गया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे E2 प्लस E3। E2 कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मिल करके कितना हो गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा कितना है, तो Q बाई ए आया था ना, Q बाई ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो बोलो तो कितना हो गया, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। बस इसको याद रखना है कि दो पैरेलल प्लेट अगर हो, एक पे प्लस क्यू एक पे माइनस क्यू चार्ज देंगे, तो चार्ज जो है वो इनर सरफेस पे रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आउटर सरफेस पे कोई चार्ज नहीं होगा, और दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट होगा। तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट भी बोल सकते हैं। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो यहाँ तक लिखिए। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है कि 3 प्लेट है,
एक प्लेट ये हो गया, दूसरा प्लेट ये हो गया, और तीसरा प्लेट ये हो गया। कह रहा है कि इसको +Q चार्ज दिए हैं और इसको -2Q चार्ज दिए हैं। कह रहा है कि ये जो थर्ड प्लेट है, यानी ये X, ये Y और ये Z, तो ये जो Z वाला प्लेट है उसके आउटर सरफेस पे चार्ज टोटल कितना होगा। तो ठीक है, यानी अगर इसको हम सरफेस 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6, तो कह रहा 6 सरफेस पे, सरफेस नंबर 6 पे चार्ज कितना होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। इसको +Q चार्ज दिए हैं तो पहले इसका काम करो, हाफ हाफ बांटो। कंडक्टिंग प्लेट है तो +Q/2, +Q/2। इंडक्शन के कारण यहाँ -Q/2, यहाँ +Q/2, यहाँ -Q/2, यहाँ +Q/2। तो चलो इसका काम तो हो गया, इसको जो +Q चार्ज दिए थे उसका काम तो हो गया। अब किसको चार्ज दिए हैं, इसको, तो इस पे भी हाफ हाफ बांटेंगे। तो इसको -2Q मिला है तो -Q और -Q बढ़ गया, हाफ हाफ बढ़ गया। यहाँ -Q तो इंडक्शन के कारण +Q, तो यहाँ -Q, यहाँ +Q तो यहाँ -Q। अब जाहिर है अब आप देख लेंगे, बोलो तो सरफेस 1 पे कितना चार्ज है, तब बोलेंगे +Q/2 -Q, तो -Q/2 हो जाएगा। यहाँ कितना चार्ज है तो 3Q/2 हो जाएगा। यहाँ -3Q/2 होगा, यहाँ +3Q/2 होगा, यहाँ -3Q/2 होगा, और यहाँ कितना होगा। तो देखो सरफेस 6 पे चार्ज ऑन सरफेस 6 कितना होगा, तो +Q/2 और -Q, तो -Q/2 हो जाएगा। तो बस आंसर हो गया। SC वर्मा का ये क्वेश्चन नंबर 24 है, तो इसको आप सॉल्व करिए, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। ठीक है, तो लिखिए। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि दो प्लेट है और एक प्लेट को +Q चार्ज दे दिया है। अब ये कह रहा है कि सभी सरफेस पे चार्ज कितना होगा। दूसरा फिर कह रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। फिर कह रहा है कि आउटसाइड में, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो ठीक है, सब निकाल लेते हैं। यहाँ +Q चार्ज दिए हैं तो पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, तो हाफ हाफ बांटो, तो +Q/2, +Q/2। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -Q/2 और यहाँ +Q/2। इसको तो कोई चार्ज दिए ही नहीं है, तो जाहिर है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। इसको सरफेस 1 बोले, इसको 2 बोले, इसको 3 बोले, इसको 4 बोले। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चार्ज ऑन सरफेस 1, 2, 3 क्या होगा, तो 1 पे Q/2 होगा, इस पे भी Q/2 होगा, इस पे भी -Q/2, इस पे +Q/2। हाँ, एक बात याद रखना है कि इनर सरफेस पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है। पिछला क्वेश्चन वाला में भी देख लीजिएगा, इनर सरफेस पे हमेशा जो होगा वो इक्वल चार्ज होगा एंड अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। एक पे पॉजिटिव होगा तो दूसरे पे निगेटिव होगा। अब हम लोग काम ये करते हैं कि पहले तो चार्ज देख लो, तो चार्ज तो आपके सामने है। अब देखते हैं क्या कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, तो जाहिर है ए जो है वो प्लेट का एक तरफ का सरफेस एरिया है, दूसरे तरफ का भी ए एरिया है। तो अगर हम सरफेस 1 को देखें, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस 1, तो क्या लिखेंगे, तो σ1 अगर लिखेंगे तो चार्ज कितना है, Q/2 डिवाइडेड बाई ए, यानी Q/2a। उसी तरह से सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस 2, तो 2 पे भी देखेंगे तो σ2 क्या लिखें, तो Q/2 डिवाइडेड बाई ए, यानी Q/2a। सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सरफेस 3, तो σ3 क्या होगा, तो -Q/2 डिवाइडेड बाई ए, यानी ये -Q/2a। देख लो, यही अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ 4 क्या लिखें,
तो सिग्मा 4 जो होगा वो कितना होगा, तो प्लस क्यू बाई 2 डिवाइडेड बाई ए, यानी कि क्यू बाई 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चाहे सिग्मा 1 हो, चाहे सिग्मा 2 हो, चाहे सिग्मा 3 हो, चाहे सिग्मा 4 हो, सब का वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो कितना है, तो क्यू बाई 2a है, इतना तो तय है। हाँ, सिग्मा 3 जो है वो माइनस क्यू बाई 2a है, यानी ये निगेटिव नेचर शो कर रहा है। तो सिग्मा तो सबका निकाल लिए और सबका सिग्मा जो है वो मैग्नीट्यूड में सेम है। तो अगर हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो सरफेस 1 के कारण किधर होगा, तो इधर होगा E1, सरफेस 2 के कारण किधर होगा, तो इधर होगा E2, सरफेस 3 के कारण किधर होगा, तो इधर होगा कितना E3, और सरफेस 4 के कारण किधर होगा, तो इधर होगा। देखो जी, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा एट पॉइंट आउटसाइड में, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको भी निकाल लेते हैं। तो जल्दी से इसको जो है आप नोट कर लीजिए। देखिए, अगर हम इस पॉइंट को ए बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, तो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखेंगे ई नेट तो बोलेंगे क्या कि E1 प्लस E2 प्लस E4 माइनस E3, E1 कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, E3 कितना या E4 कितना, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये E3 को माइनस क्यों किए, तो जाहिर है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ना, बाकी सबका इधर है। देखो तो ये और ये कट गया तो कितना आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो सिग्मा का वैल्यू था क्यू बाई 2a डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये कितना रिजल्ट आ गया, तो क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। बस इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गया। अब यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम होगा। अब रही बात कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तब क्या होगा, सोचो, ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, तो रिपेल करेगा, ये प्लस क्यू चार्ज क्या करेगा, तो ये इधर रिपेल करेगा। तो इन दोनों के कारण तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। इन दोनों के कारण अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और यही इधर रिपेल भी करेगा, ये वाला ये इधर रिपेल करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा। तो ये बी पॉइंट अगर बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी क्या होगा, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बोलो तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट में हो गया, यानी ये भी कितना हो जाएगा, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन, यानी बी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, ए पॉइंट पे भी सिग्मा बाई क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट होगा, यहाँ भी क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट या सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट या क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट, इधर भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यानी कहने का मतलब है कि इस क्वेश्चन को तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नॉन कंडक्टिंग है। जैसे ही नॉन कंडक्टिंग बोले तो चार्ज आप जिधर देंगे उधर ही रह जाएगा, तो चार्ज जो है वो इधर दिया गया है, ठीक है। अब कंडक्टिंग प्लेट ही है ना, हाँ तो बिल्कुल कंडक्टिंग प्लेट है और सरफेस चार्ज डेंसिटी को बोला गया है सिग्मा। यहाँ से क्या किया है कि एक स्ट्रिंग को लटकाया गया है और इसमें एक बॉब लटका हुआ है जिसका मास जो है वो दे दिया है 10 ग्राम, और चार्ज का वैल्यू यानी Q का वैल्यू दे दिया है वो कितना है, तो 4 × 10⁻⁻⁶। और ये जहाँ पे आकर के रुका हुआ है तो ये एंगल दे दिया है थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। कोई बोलेगा यहाँ रुका हुआ क्यों है, तो बोलेंगे देखो ये जो नॉन कंडक्टिंग प्लेट है जाहिर है इस पे चार्ज है, और जानते हैं ना कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक तरफ अगर चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा और किधर होगा, तो जाहिर है इधर होगा।
इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पे एक प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो सोचो तो इस प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा होगा, तो इधर कितना, तो Q इंटू ई। जाहिर है मास है तो नीचे mg फोर्स लग रहा होगा, नीचे mg फोर्स लग रहा होगा। इधर क्या लग रहा होगा, तो टेंशन। अब देखो अगर बात करें हम लोग टेंशन का कंपोनेंट ब्रेक करें तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, तो इधर कितना t cos थीटा, इधर कितना, तो t sin थीटा। चूंकि यहीं पे आके रुका हुआ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि t cos थीटा किसके इक्वल, तो mg के इक्वल, t sin थीटा किसके इक्वल, तो QE के इक्वल। अब दोनों को डिवाइड कर दो, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो देखो तो tan थीटा जो है वो इक्वल हो जाएगा QE बाई mg के इक्वल। ठीक, तो यहां से अगर हम लिखें mg tan थीटा इज इक्वल टू Q इंटू ई का वैल्यू कितना लिखे, तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सोचो तो सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो mg tan थीटा 2 एप्सिलॉन नॉट है ना, 2 एप्सिलॉन नॉट, ऐसा करो कि इसको लिख देते हैं ऐसे 2 एप्सिलॉन नॉट mg tan थीटा डिवाइडेड बाई Q, बस आंसर हो गया। तो सिग्मा निकल गया, तो यहां तक नोट करिए। अब वैल्यू भी पुट करना चाहते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 और m का वैल्यू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 इंटू 10 60 होता है √3 डिवाइडेड बाई Q का वैल्यू कितना है, तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब वैल्यू भी पुट कर दिए हैं तो इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक नोट किया जाए। अब देखो इसी में अगर हमको टेंशन पूछा जाता तब क्या करते, तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर करते, तो टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। तो ठीक है, टी स्क्वायर इज इक्वल टू, टी स्क्वायर कॉमन ले लो तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, तो mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। अब देखो t कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये तो टेंशन निकल गया। अब ये जो टेंशन निकला है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे निकला है। यहाँ पे अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इसको दे देंगे तो ये जो है SHM में ऑसिलेट करेगा, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तब पूछ रहा है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए तो सिंपल पेंडुलम ही ना है, तो टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई अंडर रूट L बाई जी। तो L बाई जी के जगह G इक्विवेलेंट लिखना होगा, G इक्विवेलेंट लिखना होगा। अब ये G इक्विवेलेंट क्या है, तो G इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे क्या कि G इक्विवेलेंट जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे टेंशन आया है उसमें मास से डिवाइड कर दो, तो यही हो जाएगा G इक्विवेलेंट। यानी कि क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे अंडर रूट mg का स्क्वायर प्लस QE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, यही हो जाएगा G इक्विवेलेंट। बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर हो गया। तो यहाँ तक तो हो गया, चलिए लिखिए। अब देखिए एक नया बात सीखते हैं। जैसे याद करो हॉलो सिलेंडर था, हॉलो सिलेंडर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड आया था कितना, तो लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यही ना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड, याद करिए बाहर के पॉइंट पे। अब इसी में देखो चार्ज जो है वो तो सरफेस पे है, सरफेस पे चार्ज है, तो जाहिर है जरूरी नहीं हमेशा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे सकता है। तब कितना आंसर होगा, तो मान लेते हैं ले सिग्मा बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी ऑफ ए हॉलो सिलेंडर। तो सिग्मा होगा कितना, तो सोचो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख सकते हैं ना, लैम्डा को लिख सकते हैं ना Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R इंटू L,
क्यू बाई एल लिख सकते हैं ना लेमडा को। और सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, तो सिग्मा होता है क्यू डिवाइडेड बाई, समझना, क्यू डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये तो पूरे कर्व सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू एल। तो 2 पाई आर कैपिटल आर इंटू एल, तो देखो तो क्यू कितना हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर एल। तो क्यू के जगह यहाँ पे रख दो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, क्यू के जगह लिखो सिग्मा इंटू 2 पाई कैपिटल आर इंटू एल और डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखना क्यू के जगह लिखे हैं सिग्मा इंटू 2 पाई आर इंटू एल, और यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाई, क्यू के जगह ये लिख दिया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल। देखो एल से एल कटा, 2 पाई से 2 पाई कटा, तो देखो तो कितना आ गया, सिग्मा इंटू आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यही हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। तो जाहिर है यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि एक समझो दीवाल है ना, चौड़ा दीवाल है, और ये समझो चार्ज से भरा हुआ है, चार्ज ही चार्ज है इसमें, ठीक है। तो क्या करें, बोलेंगे क्या कि अगर ये पूरी तरह से चार्ज में है और यहाँ से कह रहा है क्या कि ये जो डिस्टेंस है पूरा d है, मतलब इस दीवार का चौड़ाई d है, तो ये d/2 हो गया और ये d/2 हो गया। कह रहा है कि इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, आउट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। तो इतना तो तय है कि ये अगर बीच वाला पॉइंट है तो इसके इधर जितना चार्ज है उतना ही इधर चार्ज है, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज है, और रो जो है वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दिए हुए हैं, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अब जो है कहा जा रहा है कि इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, when x is less than d/2, x is less than d/2। तो ठीक है, यानी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम लोग गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, और गॉसियन सरफेस कैसा लें, तो बोलेंगे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे। यहाँ पे सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, है ना। समझो ये दीवार है, तो एरिया वेक्टर किधर, तो इधर, एरिया वेक्टर इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, तो इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही होगा, ठीक। तो जाहिर है ये लेंथ जो है वो x है, और x का वैल्यू d/2 से कम है, तो बोलेंगे क्या कि फ्रॉम गॉस लॉ, देखो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स तो इधर होगा, और ये जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का उसके थ्रू उसका रेडियली आउटवर्ड एरिया वेक्टर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फ्लक्स तो जीरो होगा, यानी फ्लक्स जो भी आएगा वो इसी सर्कुलर पार्ट से आएगा। कोई पूछेगा सर यहाँ पे जो सर्कुलर पार्ट है वो, तो बोलेंगे देखो ये तो बीच में रखा हुआ है ना, ये तो सेंटर पे रखा हुआ है, और सेंटर पे चूंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसके थ्रू तो कोई फ्लक्स होने वाला नहीं है, यानी फ्लक्स जो भी होगा वो इससे होगा। तो फ्रॉम गॉस लॉ बोलेंगे फ्लक्स क्या होगा, तो Q इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स को क्या लिखे, तो E इंटू ए। अब चार्ज अंदर में कितना है, तो यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, यूनिट वॉल्यूम में रो चार्ज है, तो इसमें कितना वॉल्यूम होगा, ये कितना वॉल्यूम है, तो एरिया ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, एरिया इंटू लेंथ ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। बोलो ए से ए कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, तो रो एक्स डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड आया, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, यही अगर एक्स का वैल्यू d/2 हो जाए तब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो बोलेंगे मैक्सिमम होगा। कितना होगा, तो एक्स के जगह पे रो इंटू एक्स के जगह d/2 रखो डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो रो इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखो
आउटसाइड में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाता तब क्या होता, तो उसके लिए बनाते हैं, यहां तक नोट करिए। तो देखो जी, अगर आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले यानी x का वैल्यू जब d/2 से बड़ा होगा, x का वैल्यू बोलेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन d/2, तो सोचो तो हम लोग फ्लक्स क्या लिखेंगे, तो q इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और जाहिर है यहाँ से एरिया वेक्टर अगर देखेंगे तो इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर होगा, तो इधर ही होगा। तो E डॉट ए यानी ई ए कॉस 0, क्यू इनसाइड अंदर में कितना चार्ज होगा, तो बोलेंगे अंदर में चार्ज होगा रो, चूंकि यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो देखो x तो अब इतना है, इतना बड़ा x है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है इनटू क्या x लिख दें, तो बोलेंगे नहीं, पूरे में चार्ज थोड़ी ना है, चार्ज तो यहीं तक है, यानी d/2 तक ही चार्ज है, तो a इंटू d/2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो a से a कट गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, रो इंटू डी डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये तो वही आया जो सरफेस पे था, यानी जो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वही बाहर है। इन साइड में क्या था, तो इन साइड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था तो रो इंटू एक्स था, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी अगर ग्राफ खींचे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स का, तो जैसे जैसे यहाँ पे तो 0 है, तो सेंट्रल लाइन पे 0, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, अब बढ़ करके मैक्सिमम होगा, कितना होगा, तो कितना होगा सरफेस पे, तो रो इंटू ई मैक्स, रो इंटू d/2 एप्सिलॉन नॉट। अब फिर कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब आप x को बढ़ाते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो न बढ़ने वाला है न घटने वाला है, तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं।